और ना है ज़्यादा। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ हमने पढ़ने हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और सिस्टम यूटिलिटीज़ का यूज़ क्या-क्या है। हम सिस्टम यूटिलिटी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे छोटे-मोटे जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म हो सके। सिस्टम यूटिलिटीज़ आल्सो कॉल्ड यूटिलिटीज़ प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं। आपको पहले भी बताया था कि सिस्टम यूटिलिटीज़ को हम सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, इनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। आर द प्रोग्राम्स दैट वर्क इन द tandem with the operating system and perform the services and keep the computer system running smoothly। टैंडम क्या होता है जी? ये उसके साथ वर्क करते हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके साथ ऐसे कह लें कि उसके साथ जैसे पैरेलल वर्किंग होती है, वैसे वर्किंग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करे, उसमें कोई हर्डल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई मसला ना आए। Sometimes these programs are included in the operating system. Sometimes you must purchase them फ्रॉम द सॉफ्टवेयर वेंडर्स। जैसे कि अगर आपने कभी विंडोज 7 की हो तो विंडोज 7 तो हम कर लेते थे, लेकिन उसके ग्राफिक के और उसके ऑडियो के ड्राइवर्स जो है वो मिसिंग हो जाते थे। आपका ऑडियो स्पीकर वर्क नहीं करता था, आपका वीडियो जो है, वीडियो वीजीए के ड्राइवर, वीडियो ग्राफिक अरे के जो ड्राइवर थे वो वर्क नहीं करते थे। आपकी पिक्चर या आपका डेस्कटॉप का जो रेजोल्यूशन होता था वो ख़राब होता था। उसके लिए फिर हमें नेट से डाउनलोड करके वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे या सीडी परचेज करके हमें वो ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। ये सारे ड्राइवर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रनिंग को स्मूथ बनाते हैं, ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर वेंडर्स वो कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाले। They include the program that perform such tasks, backing up system and application files, बैकअप वगैरह करने के लिए, एंटीवायरस प्रोवाइड करने के लिए, सर्चिंग फॉर द मैनेजिंग फाइल्स को सर्च करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, स्कैनिंग एंड डीफ्रैगमेंटिंग फाइल्स, स्कैनिंग करना, फाइल्स की डीफ्रैगमेंट करना, उनको फ्रैगमेंट करना। फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट होता है, फ्रैगमेंटेशन होती है उसकी डिवीजन करना, उसके पार्ट्स बनाना। अब डीफ्रैगमेंटिंग द डिस्क एंड द फाइल्स, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके फ्रैगमेंट बनाना या उन फ्रैगमेंट्स को ख़त्म करना। फ्रैगमेंट होते हैं उसके सेगमेंट्स, सेगमेंट्स होते हैं पार्ट। फ्रैगमेंट और सेगमेंट दोनों मिलते-जुलते वर्ड्स हैं और ये पार्ट्स के लिए यूज़ होते हैं या डिवाइडर के लिए यूज़ होते हैं। डिवीजन जो होती हैं उनको फ्रैगमेंटेशन या पार्टीशन या सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। उसके बाद कंप्रेसिंग द फाइल्स सो दैट द टेकिंग ऑफ द इश्यूज स्पेस एंड द स्टोरेज मीडिया। आपने अक्सर यूटिलिटी एक इंस्टॉल की होगी। एक यूटिलिटी बहुत फेमस यूटिलिटी है विनरार की यूटिलिटी। विन आर ए आर फाइल्स, जिससे आप बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करके उनका साइज कंज्यूम करके उनको मेल वगैरह करने के लिए इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग द एक्सेसिबिलिटी यूटिलिटीज़ टू मीट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल विद द स्पेशल नीड्स। कुछ ऐसे यूटिलिटीज़ होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए होते हैं ख़ास किसी प्रोग्राम के साथ वर्क करने के लिए। ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को या आपके सिस्टम को स्मूथली रन करते हैं। यहाँ पे उन्होंने यूजिंग द बैकअप सॉफ्टवेयर के बैकअप करने के लिए आप जो यूटिलिटी इस्तेमाल करेंगे या जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपका बैकअप यूटिलिटी कहलाएगा। बैकिंग बैकअप सॉफ्टवेयर कॉपीज द डाटा फ्रॉम द वन हार्ड डिस्क टू द बैकअप डिवाइसेस सच एज द फ्लैश ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैकअप? बैकअप क्या होता है? हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज बैकअप? एनीवन? किसी को पता है कि बैकअप क्या होता है? बताओ भाई। व्हाट इज बैकअप? हाँ, एप्स भी बैकअप करती हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट उसका करेक्ट आंसर नहीं है। व्हाट इज बैकअप? मेरा क्वेश्चन ये है कि बैकअप होता क्या है? नो, ये आप लोगों ने लिखना है। हाँ, ये ठीक है किसी हद तक आपका लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये भी नहीं है, एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं है। आप लोगों के पास अगर किसी के पास मैं ही कर लेता हूँ। नो, नोट्स आपके साथ साथ बन जाएंगे कि बैकअप क्या होता है। आज तो मैंने कीबोर्ड भी अटैच नहीं किया तो मुश्किल है टाइपिंग भी करना, क्योंकि बैकअप क्या होता है जी। ये आप लोग साथ साथ लिखते रहें कि बैकअप क्या होता है।
ताकि आप लोगों के नोट्स बनते रहें। मैं लिखवा दूंगा साथ साथ बैकअप क्या होता है। द एडिशनल कॉपी ऑफ अ डाटा, द एडिशनल कॉपी ऑफ अ डाटा, ये बैकअप हमारी एक एडिशनल कॉपी होती है उस डाटे की। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम की, उस डाटे की एक एडिशनल कॉपी किसी और जगह के ऊपर या किसी सेफ जगह के ऊपर हम स्टोर कर लेते हैं। द एडिशनल कॉपी ऑफ अ डाटा, हमारे जो डाटा होता है, मेन डाटा, उसकी हम एक एडिशनल कॉपी सेव या स्टोर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैकअप। मैं जरा बैकअप फाइल अगेन आपको बता दूं कि बैकअप क्या होता है। द एडिशनल कॉपी ऑफ अ डाटा दैट इज स्टोर्ड एट द सेफ प्लेस एंड व्हेनेवर वी नीड वी कैन रीस्टोर आवर डाटा फ्रॉम द बैकअप फाइल इज कॉल्ड बैकअप। आगे हमने ये लिखा है कि इन सम केसेस लाइक अ डैमेज द ओरिजिनल डाटा और क्रैशिंग द सिस्टम, हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए या हमारा ओरिजिनल डाटा फाइल जो है वो खराब हो जाए, तो हम इन इस केसेस में हम बैकअप करते हैं। और बैकअप का हमारा जो डाटा होता है, बैकअप फाइल जो पड़ी होती है जिसका हमने बैकअप किया होता है, वो हमारी बड़ी यूज़फुल हो जाती है। जब सिस्टम क्रैश होता है या कोई मसला बनता है, तो हम वहाँ से अपना डाटा जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं। उसके बैकअप फाइल बनाने के लिए या बैकअप को स्टोर करने के लिए हम सीडीज़, डीवीडीज़, यूएसबीज़ एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलें, ये हमारा, अब मैं आपको बता रहा था कि ये बैकअप यूटिलिटी हमारा बैकअप करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है जी, बैकअप यूटिलिटी के बाद हमारा एक और यूटिलिटी आता है जो हम जैसे कि स्निपिंग टूल है, एंटीवायरस यूटिलिटी, आपका स्कैनिंग एंड फ्रेगमेंटेशन डिस्क। अब यहाँ पे यूज ऑफ एंटीवायरस। अब आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वायरस क्या है, देन आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीवायरस क्या है। सो व्हाट इज एंटीवायरस? बेटे बताओ कि एंटीवायरस क्या होता है? जी, व्हाट इज एंटीवायरस? कि और वायरस क्या होगा? हाँ, ठीक हो गया। ये होते क्या है? ये होते क्या है वायरस और एंटी वायरस और एंटीवायरस क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है और एंटीवायरस भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस क्या होता है? कोड होता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट ऑथराइजिंग, विदाउट परमिशन आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदर वो रन कर जाता है। वो कोड जो है कंप्यूटर के अंदर रन कर जाता है और आपकी सारी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को चेंज कर देता है, आपके सिस्टम में गड़बड़ कर देता है, आपके सिस्टम की कुछ फाइल्स करप्ट कर देता है, कुछ फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर देता है, आपके सिस्टम को हैंग कर देता है, आपके सिस्टम में कुछ फाइलें डिलीट कर देता है, उनकी ओरिजिनल फॉर्म को, उनकी ओरिजिनल फॉर्मेट को चेंज कर देता है। वायरस हमारा एक कोड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपका बाय इंटरनेट और बाय यूजिंग यूएसबीज, ज़्यादातर आपके वायरसेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू आते हैं। नेट से आपने कोई चीज़ डाउनलोड की है तो उस लिंक के साथ आपका वायरस लिंक इंक्लूड हो जाता है या वायरस का सॉफ्टवेयर उसके साथ डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में रन कर जाता है। इसके भी ढेर सारे टाइप हैं वायरस की। ये जो वायरस सॉफ्टवेयर है, इसमें ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम और इस तरह के इनकी टाइप्स हैं जो टाइप्स के हिसाब से ही वो वर्किंग भी करती है। लॉजिक बम है जिसका पता ही नहीं चलता, अचानक वो जब आप ओपन करते हैं वो फोल्डर या वो फाइल, तो अचानक से वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है और आपकी सारी की सारी फाइल्स की फॉर्मेट चेंज कर देता है। इसी तरह ट्रोजन हॉर्स होता है, इसी तरह कुछ और वायरसेस होते हैं जो बैक एंड पे, बैकग्राउंड पे अपना काम करते रहते हैं, आपकी सारी हार्ड कंज्यूम कर जाते हैं। या कुछ ऐसे वायरस होते हैं, कुछ ऐसे वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को क्रैश कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। हैंग आपका सिस्टम इसीलिए होता है कि वायरसेस जो होते हैं वो बैकग्राउंड पे खुद ब खुद वर्क कर रहे होते हैं और हार्ड या रैम रैम जो होती है उसकी रैम को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो रैम जो होती है वो उधर बिज़ी हो जाती है आपकी।
वो जो वायरस सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होता है, रैम उधर बिजी हो जाता है, सिस्टम आपका उधर बिजी हो जाता है और आपकी जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है। दैट्स वाई आपके सिस्टम हैंग हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा है कि वायरस की वजह से सिस्टम हैंग हो जाएंगे या वायरस की वजह से आपकी फाइल्स गायब हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, उनकी फॉर्मेट चेंज हो जाती है। तो ये वायरस भी सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है। अब एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करवाता है। हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं फॉर डिटेक्शन एंड द रिमूवल ऑफ वायरस। वायरस को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज होती है, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम से वायरस को स्कैन करके रिमूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। अब समझ आ गया आपको कि वायरस क्या और एंटीवायरस क्या है। उसके बाद है डिस्क, डिस्क जो है स्कैनिंग डिस्क एंड डिफ्रैगमेंटिंग द डिस्क। ये आपके पास यूटिलिटी होती है जो आपकी हार्ड है, हार्ड की पार्टीशन बनाती है या हार्ड को क्लीन अप करती है, हार्ड की स्पेस जो है उसको खाली करवाती है, डिफ्रैगमेंट करती है, उसके फ्रैगमेंट बनाते हैं, उसके पार्ट बनाती है, फिर जो पार्ट छोड़ती है। ये सारे का सारा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास स्कैनिंग एंड डिफ्रैगमेंटिंग डिस्क की यूटिलिटी यूज होती है। उसके बाद सर्चिंग एंड मैनेजिंग द फाइल, सर्चिंग फॉर एंड मैनेजिंग द फाइल, ये हमारे पास यूटिलिटी होती है जो फाइल मैनेजर की यूटिलिटी होती है। आपके मोबाइल्स के अंदर आपने देखा होगा कि आपको एक फाइल मैनेजर का फोल्डर नजर आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपके एसडी कार्ड के ऊपर पड़ी हो या वो आपके फ़ोन के स्टोरेज में हो, वो आपको शो हो जाती है। फाइल मैनेजर भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ये एक छोटी सी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम के अंदर, मोबाइल के अंदर या आप अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को लोकेट करवा सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको मूव करवा सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट उनको कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी होती है, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसको साफ करना, मतलब उसमें जो रैंडम फाइलें पड़ी हुई हैं या जो बेकार का डाटा पड़ा होता है उसको रिमूव करके उसकी स्पेस जो है वो फ्री करवाना या उसके पार्ट्स बनाना, उसको जोड़ना, उसके जो पार्ट्स बने होते हैं उनको वापस जोड़ना। ये फ्रेगमेंटेड और डिफ्रेगमेंटेड चीज़ें हैं। ये उन्होंने बताया हुआ है कि फ्रेगमेंटेड क्या चीज़ें हैं और डिफ्रेगमेंटिंग क्या चीज़ें हैं। उन्होंने इसकी यहाँ पे लिखा है डिस्क फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम आर द यूटिलिटी प्रोग्राम दैट रिकॉग्नाइज द डाटा ऑन द डिस्क। आगे उन्होंने बताया है नो फाइल्स डिस्क so that the files pieces are reassembled on the chunk of the disk space which decreases the disk search line. अगेन नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप लोगों को आवाज आ रही है अब? ये फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है उसका उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी प्रोग्राम डेटा रिकॉग्नाइज द डाटा ऑन द डिस्क सो दैट द फाइल पीसेस आर रीअसेंबल्ड। असेंबल्ड क्या होता है? व्हाट इज असेंबल? असेंबल मीन होता है जोड़ना। आपके पार्ट्स जो होते हैं, आपकी कोई भी व्हीकल तैयार होती है जैसे कि मोटर बाइक है या कार है या कोई भी, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर ही है, आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। आपके कंप्यूटर की हार्ड अलग होती है, रैम अलग होती है, आपका प्रोसेसर अलग होता है, मदरबोर्ड अलग होता है। इन सब को जब जोड़ा जाता है तो उसका मतलब होता है इनको असेंबल किया जाता है। इनको जोड़ने का प्रोसेस असेंबलिंग प्रोसेस कहलाएगा और रीअसेंबल का मतलब होगा उसको दोबारा जोड़ना। तो हमारी जो डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है, ये जो यूटिलिटी है रिकॉग्नाइज करती है डाटा को डिस्क के ऊपर और उनको दोबारा उसके जो पीसेस होते हैं, जो डाटा के पीसेस या जो भी आपकी पार्टीशन बनी होती है उस पीसेस को रीअसेंबल करती है, उनको दोबारा जोड़ती है ताकि वो डिस्क के ऊपर ज्यादा स्पेस ना घेरे, विच डिक्रीज द सर्च लाइन। आपको अगर सर्च करना पड़े डाटा तो आप 2 या 4 जगहों पे ना सर्च करें, एक ही जगह के ऊपर उसको सर्च करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
एक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, या आपका एसडी कार्ड है, मोबाइल है, या आपका कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपने 6 फोल्डर बनाए हुए हैं और आपने एक फाइल को सर्च करना है, तो आप फाइल वो 6 फोल्डर्स में से जाके सर्च करेंगे। अगर उसी 6 फोल्डर्स को एक फाइल के अंदर या एक फोल्डर के अंदर मर्ज कर दिया जाए तो आपको फिर एक ही जगह से उनको सर्च करना पड़ेगा। तो जो सर्च लाइन है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब सर्चिंग प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाता है। ये डिफ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो आपके हार्ड डिस्क के पार्ट्स को रीसेंबल करता है, उनको दोबारा जोड़ के एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर देता है। इससे क्या होता है कि स्पेस भी बच जाती है और सर्चिंग का प्रोसेस भी तेज हो जाता है। उसके बाद है यूजिंग फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज। मैंने आपको बताया कि फाइल बड़े साइज की होती है, उनको कंप्रेस करके छोटे साइज में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद है यूजिंग द एक्सेसिबिलिटी यूटिलिटी, ये फाइलों को इजी एक्सेस प्रोवाइड करती है। ये साइज जो है उसमें डिक्रीजिंग करवाती है। उसके बाद परफॉर्मिंग द सिस्टम अपडेट, सिस्टम को अपडेट करने के लिए ये यूटिलिटी यूज होती है। उसके बाद ट्रबल शूट की यूटिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो तो ये मेरा इंटरनेट है, अगर मेरा यहाँ पे इंटरनेट सही नहीं चल रहा तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये ट्रबल शूट प्रॉब्लम आ गया। अब ये ट्रबल शूट की यूटिलिटी इसमें खुद ब खुद इंस्टॉल हुई है या सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। अगर किसी डिवाइस में या किसी प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में, जैसे कि इंटरनेट है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको यहाँ से शूट करूंगा तो वो खुद ब खुद उसको फिक्स कर देगा या उसको रीस्टार्ट कर देगा। जैसे भी फिक्स करेगा यहाँ से ट्रबल शूट की यूटिलिटी को यूज करके हम उसको फिक्स कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रबल शूट? ट्रबल शूट होता क्या है? ट्रबल शूटिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, पता है आपको कि नहीं पता? बेटा ट्रबल शूट ये होता है जहां पे ट्रबल क्या होता है? ट्रबल, ट्रबल होती है प्रॉब्लम, मुश्किल, कोई मसला आ जाए। जहाँ पे उसको शूट करते ना, आम सी बात है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ आ रही है? अच्छा अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं, म्यूट करें। म्यूट करें अपने अपने, ये जो है आप अपनी अपनी आवाजें म्यूट करें, अपने अपने माइक्स म्यूट करें ताकि आप लोगों को शोर ना सुनाई दे, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आए। ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है, अब आपको बताता हूँ कि जब भी आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम अकर होती है, जब भी आपके नेटवर्क में या किसी प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम अकर होती है, तो आप उसको ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट का एक प्रोसेस है जो उसमें प्रॉब्लम को खुद ब खुद आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कर देता है। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसको खुद ही रिजॉल्व कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। मतलब जहाँ पे ट्रबल आए उसको वहां पे शूट कर दो। ठीक है, ट्रबल को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। बात समझ आ गई है? ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस समझ आ गया है कि क्या होता है? आगे चले। ये आपकी सिस्टम यूटिलिटीज थी जिसका इतना ज्यादा ब्रीफली मैंने ओवरव्यू नहीं दिया आपको। ये मैंने जर्नल ओवरव्यू दिया है जिसमें मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की, क्योंकि ये छोटी छोटी यूटिलिटीज हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम है, इनकी वर्किंग आपको समझ आ जाएगी जब आप लोग पढ़ेंगे। आगे जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा, वो हमारा आज का एमएस ऑफिस है, विंडोज का फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है कि विंडोज के अंदर हम काम कैसे करते हैं। उस पे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के अंदर हम जाएंगे कि हमने जो हमारा क्रिएट न्यू फोल्डर, सेव फाइल एंड द रिमूवेबल स्टोरेज डिस्क डिवाइस हमारा पास ये है कि हमने अपने सिस्टम के अंदर नई फाइलें कैसे बनानी होती हैं, फोल्डर कैसे बनाने होते हैं, उनको रिमूवेबल स्टोरेज के ऊपर सेव कैसे करना होता है, हमने विंडो को यूज कैसे करना है। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको हम अभी देखते हैं। सिस्टम हमारा टॉपिक हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसकी समझ आ गई है?
चले आज हमने आगे पढ़ना है कि व्हाट इज एमएस ऑफिस एंड व्हाट इज एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड क्या होता है और एमएस ऑफिस क्या होता है। एमएस ऑफिस स्टैंड उसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूँ कि एमएस ऑफिस क्या होता है जी। एमएस ऑफिस, ठीक है जी। एमएस ऑफिस एक हमारे पास पैकेज है जिसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड होता है, उसके बाद एमएस एक्सेल होता है हमारे पास, उसके बाद एमएस हमारे पास पावर पॉइंट होता है, उसके बाद एमएस एक्सेस वगैरह, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ये सारे इसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एमएस ऑफिस है किधर। आपने जहाँ पे प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं वहाँ पे आपने देखना है तो आपको एमएस ऑफिस का फोल्डर नजर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये सारे प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाता हूँ। ये मैंने 2013 किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें अब आपको नजर आ रहा होगा एक्सेस भी है, एक्सेल भी है, इन्फोपाथ भी है, ये सारे के सारे इसके, आउटलुक भी है, एक्सेस, ये वर्ड एक्सेल, ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इसके सारे पार्ट्स आ रहे हैं। जिसमें से हमने यूज किया हुआ है कि वर्ड, एमएस वर्ड 2013, ये हमने ओपन किया हुआ है। ये एमएस वर्ड 2013, ये इसका लोगो है, ये इसका आइकन है जिसमें हम अपनी सारी क्लास अब कर रहे हैं। ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें वर्ड और आपका एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारी चीज होती है। अब वर्ड क्या चीज है, एमएस वर्ड जो अब हम यूज कर रहे हैं ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाने हो, हमने चाहे कोई सीवी बनानी हो, हमने कोई असाइनमेंट बनानी हो, हमने कोई पेपर बनाना हो, हमने कोई नोट्स बनाना हो, हमने कोई एप्लीकेशन देनी हो, हमने किसी को हायरिंग नोट्स बनाना हो, किसी को फायर करना हो, किसी को कोई हमने एक लेटर लिख के भेजना हो, ये सारे के सारा इसी में बनता है। ये जो हमने ओपन किया हुआ है, ये जो हमें सारी स्पेस नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एमएस वर्ड। उसके बाद आ जाता है एमएस एक्सेल। एक्सेल बेसिकली होता है फार्मूलाज के लिए और कैलकुलेशंस के लिए, फार्मूलाज एंड कैलकुलेशंस के लिए। आपने जितने भी फार्मूले लगाने होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, उसमें सेल बने होते हैं, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, और उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। एक्सेल दिखा देता हूँ, एक्सेल 13, ये भी एमएस ऑफिस का ही कंपोनेंट है, इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। एक्सेल अगर आप ओपन करते हैं तो एमएस एक्सेल में आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, ये आपके सेल्स और आपके बने हुए हैं रोज एंड कॉलम, ये इनमें आप लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आप अपने जो आपके कैश के मामला होते हैं, लाइक बच्चों के अगर फीसेस के मामला हमने डील करने हैं, उसका डाटा सेव हो सकता है। अगर डेली के वर्क एक्सपेंसेस आपने डील करने हैं, इस तरह के जितने भी आपने काम करने हो, वो एक्सेल में होते हैं। उसके बाद आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट होता है आपका प्रेजेंटेशंस के लिए। प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं ये भी आपको बताऊंगा, कि प्रेजेंटेशंस होती क्या है वो भी बताऊंगा आपको। आपने कोई मीटिंग में जाके कोई काम अपना है, आपने वो प्रेजेंट करना है, लाइक अगर आपकी कॉलेज प्रेजेंटेशन ही है तो आप उसकी एक डॉक्यूमेंट उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। आप उसका एक एमएस पावर पॉइंट के अंदर एक असाइनमेंट बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लाइक दैट ये क्लास प्रेजेंटेशन मैंने एक बनाई हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, आपको दिखा सकूँ कि प्रेजेंटेशंस होती क्या है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, और प्रेजेंटेशन करनी कैसे होती है। प्रेजेंटेशन भी एमएस वर्ड की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, उसमें आप लिख सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का पर्पज़ ये होता है कि हम उसको चलाते हैं जब, तो वो कुछ इस तरह वर्क करती है कि ये हमारी प्रेजेंटेशन है आज की, फॉर एग्जांपल रैम एंड टाइप्स ऑफ रैम हमारी प्रेजेंटेशन है, क्लास प्रेजेंटेशन है। इसमें होगा क्या, क्या आप लोगों को नज़र आ रही होगी स्क्रीन, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहलाती है, और टाइप्स ऑफ रैम क्या होती हैं, और एस रैम, डी रैम, और ये उस रैम की पिक्चर आ गई, और साथ में ये वाली हमारी स्लाइड ख़त्म हुई, और आगे टाइप्स ऑफ रैम में एस रैम, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने की कि उसमें ये चीज़ें होती हैं, उसकी ये पिक्चर है, डी रैम में ये चीज़ें होती हैं, और ये दी एंड होगी। यूं करके आपने एक तरतीब से कोई प्रेजेंट करना हो, आपने कोई काम, वो हमारा एम एस पावर पॉइंट के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन बनती है। तो हमने जो आज पढ़ना है वो हमने पढ़ना है वर्ड, एमएस वर्ड क्या होता है।
हमने पहला ये वाला पढ़ना है कि एमएस वर्ड क्या चीज़ है। एमएस वर्ड हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है। मैंने आपको बताया कि कोई लेटर लिखना हो आपने, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कुछ भी, कोई आपका न्यूज़ लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई नोट्स हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कोई असाइनमेंट हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना हो, जैसे कि अभी मैं आपको आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये जैसे अभी आपको मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये सारा काम इसमें वर्ड में होता है। तो वर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ से अगर आपने जो फाइल जो भी इस फाइल में आपने लिखा है उसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, पुरानी कोई ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसको सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप न्यू करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है या ये कुछ फॉर्मेट्स बनी हुई है ऑलरेडी, इनमें से कुछ आपने ओपन करनी है। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास खाली एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें हम कुछ भी अपना काम जो भी हम लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे कि हम अपना सिस्टम यूटिलिटीज का हम या जो भी हमारा लेक्चर है हम वो लिख रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ पे जो भी आपने टाइपिंग करनी हो आप टाइप करके इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से भी ये सेव का बटन आ रहा है और फाइल के मेन्यू में भी जाके आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला टैब हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट का टैब। फ़ॉन्ट होता है हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। जो हमने ये लिखा हुआ है फ़ॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये अब फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया। यहाँ से आप सारा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। ये फ़ॉन्ट का डिज़ाइन आप चेंज करेंगे, आपको डिज़ाइनिंग में चेंजिंग नज़र आ रही होगी। ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ है बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करेंगे वो उसको साइज़ लग जाएगा। नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 11 होता है और हेडिंग्स का 14 या 16, ये तो आपके लिए मैंने साइज़ बड़ा किया ताकि आप लोगों को नज़र आए सही से। ये आप साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से इसको इटैलिक टेढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से फिर इसको आप अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन आ जाएगी। ये ख़त्म करना हो तो इनको अनचेक कर दें। उसके बाद ये इसका शॉर्टकट है, यहाँ से टेक्स्ट बड़ा और यहाँ से टेक्स्ट छोटा कर सकते हैं। ये कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट को कोई कलर दे सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट का कलर लगाना चाहें, यहाँ से आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं, हाइलाइटर है, टेक्स्ट को हाइलाइट करना हो तो आप हाइलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये डिज़ाइन है, टेक्स्ट को डिज़ाइन देने हो तो यहाँ से आप इनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बेसिक फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू है, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाती है। इसको ख़त्म करना हो तो ये यहाँ से दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे केसेस हैं, जो अभी हम क्लास में, शायद आपकी क्लास में डिस्कस हो रहे थे, नहीं, आपसे जो पहली क्लास है उसमें डिस्कस हो रहे थे। ये हमारे पास अब जो एमएस ऑफिस लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास अपर केस में लिखा हुआ है। अपर केस मीन के सारे लेटर्स हमारे कैपिटल हैं। यहाँ से 5 केसेस हैं। अगर इसको सेंटेंस केस में लेके आएंगे तो पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे। लोअर केस में लिखेंगे तो सारे स्मॉल लेटर्स, अपर केस में लिखेंगे तो सारे कैपिटल लेटर्स। अगर आप इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। उसके बाद आ जाएगा टॉगल केस। टॉगल में उल्ट हो जाता है, पहला छोटा बाकी सारे कैपिटल, पहला लेटर छोटा बाकी सारे कैपिटल। ये सारी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं और हम यूज करते हैं मोस्टली सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब कि पहला वर्ड ही सिर्फ बड़ा होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपोनेंट में लेके जाने के लिए सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फार्मूला वगैरह लिखना हो लाइक H2O, तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने लिखना है। टू जो है, अब अगर आप फार्मूला बनाना है आपने पानी का तो H2O ये उसके सबस्क्रिप्ट में चला गया। अगर आप इसको सुपरस्क्रिप्ट में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा H2O, ये ऐसे उसकी पावर बन जाएगी। ये सारी की सारी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। और हमने जितना भी ये फॉर्मेटिंग की हुई है, ये जो हमने, अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो हमने प्रोसेस किया है, इस सारे प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, डिज़ाइनिंग बोलते हैं। फ़ॉन्ट को साइज़ देना, फ़ॉन्ट की फैमिली डिफाइन करना, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन लगाना, फ़ॉन्ट को कलर देना, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये सारे का सारा काम क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उसको ख़त्म कर देना या उसको डिलीट कर देना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसकी डिज़ाइनिंग करना।
आप लोगों को आवाज आ रही है या कट गई थी आवाज? मैं दोबारा मैं बता देता हूँ दोबारा। मैंने ये बताया, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का समझ आ गया? ये इसको हम ऐसे ले जाते हैं सबस्क्रिप्ट में फार्मूला बनाने के लिए, या फिर हम इसको यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाके इसको हम बना देते हैं पार में। अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ये जो हमने सारा काम किया है ना, इसको हमने टेक्स्ट की यहाँ से हमने फैमिली डिफाइन की थी। ये टेक्स्ट की फैमिली भी इसको बोलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली बोलते हैं, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन या फ़ॉन्ट का स्टाइल। फ़ॉन्ट का स्टाइल देना, फ़ॉन्ट का साइज़ मेंशन करना और फ़ॉन्ट को कलर देना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये सारा काम कहलाता है फॉर्मेटिंग। ये जो सारा काम है इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग। इट डजंट मीन कि वो जो आप फॉर्मेट करते हो, कार्ड फॉर्मेट कर देते हो, डिलीट कर देते हो सारा कुछ, या फोन को फॉर्मेट करते हो, ये फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग नहीं होगी। ये फॉर्मेटिंग का मतलब होगा डिजाइनिंग। यहाँ पे आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्लियर फॉर्मेट हो जाएगी। जितना भी हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है, जितना भी इसको डिजाइन दिया हुआ है, सारा क्लियर हो जाएगा और ये चला जाएगा अपने डिफ़ॉल्ट साइज़ के ऊपर जो इसका 11 है। अब इसको मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो वो अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये आप लोग खुद भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये छुट्टियों के बाद आपकी लैब जो है हम प्रिपेयर करेंगे, वो आपको लैब में लेके जाएँगे, लैब सेशन आपका करवाएँगे। अभी आप लोगों को लाइव क्लास जो है ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ। ये आपका इंटरनेट का इश्यू होगा बेटा, मेरी आवाज़ आपको स्लो आ रही है, बाकी सबको ठीक आ रही है। ये आपको जो मैं करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ये आप लोगों को मैं अगेन करवा दूंगा लाइव क्लास के अंदर। जब हमारी क्लास इंसर्ट का टैब है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ये डिजाइन का टैब है, और ये जो सारी बार है फाइल से लेके व्यू तक, ये सारी मेन्यू बार कहलाती है। इस सारी बार को मेन्यू बार कहलाते हैं। और ये जो नीचे आ रही है पेज 1 of 1 23 ऑफ द 84 वर्ड्स, ये जो है ये बार, ये स्टेटस बार कहलाती है। और अगर आप पीसी के ऊपर आए तो ये पीसी में जो आपको ये सारी चीजें नीचे ओपन हुई नजर आ रही हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर ओपन नजर आ रहे हैं, ये आपकी टास्क बार होती है। उसमें जो जो टास्क आपके चल रहे हैं, जो जो टास्क रन कर रहे हैं, वो शो हो रहे होते हैं। सो हम जो है होम टैब के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। होम टैब के ऊपर हमने फ़ॉन्ट को देखा है। आपकी बुक में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये जब आपका प्रैक्टिकल, ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप देखेंगे, आप तो आपको समझ आ जाएगी। अगेन आप देखेंगे तो अगेन समझ आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल वही चीज़ होती है जो आप देखते रहते हैं, साथ साथ आपको समझ आती रहती है। सो ये हमने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने फ़ॉन्ट को देखा। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में साइज़, कलर, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह हमने चेंज की। उसके बाद ये फ़ॉन्ट की लोकेशन है, ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये सबसे पहले ऊपर आ रहा है आपकी ये टाइटल बार है, सिस्टम यूटिलिटीज़ हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है या इसका नाम है, या हमारी फाइल का नाम जो है वो सिस्टम यूटिलिटी यूटिलिटी है। तो यहाँ पे ये है पैराग्राफ का सेशन। पैराग्राफ में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है इसकी अलाइनमेंट। 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। ये है सेंटर अलाइन, ये सेंटर में आ जाएगा। ये ये राइट अलाइन है, ये राइट पे चला जाएगा। ये पता नहीं किधर से बच्चे आ रहे हैं, ये दूसरी क्लास के हैं। ये राइट अलाइन है, ये राइट पे चला जाएगा। इसके ऊपर अगर आप लेके जाते हैं एरो तो वो आपको बताता भी है कि लेफ्ट है या राइट है या सेंटर है, जो भी। अब ये आपका सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट राइट अलाइन हो गया है। ये देखिए राइट अलाइन की उन्होंने साथ कंट्रोल प्लस और उसकी शॉर्ट की भी बताई हुई है, उसकी शॉर्ट कमांड। ये सेंटर है, ये लेफ्ट है। और इधर आ रहा है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? लाइक अ बुक। ये देखिए अगर आपका ये पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि आपका यहाँ से इस साइड से आपका ये बराबर नहीं है, इस साइड से आपका इक्वल है, ये डी ए बी या जो भी आपकी फॉर्मेट है, लेकिन इस साइड से इक्वल नहीं है। जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये दोनों साइडों से आपकी फॉर्मेट इक्वल हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये फॉर्मेट इक्वल हो गई है, यहाँ पे आपकी लाइन ही एंड हो रही है, तो ये दोनों साइडों से आपकी फॉर्मेट जो है वो इक्वल होगी। ये जस्टिफाई होती है। 4 तरह की अलाइनमेंट्स हैं। ये 4 तरह की अलाइनमेंट्स हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई।
सो माइक देखो किसका ऑन है भाई, माइक अपना बेटे बंद कर दो, पीछे से शोर आ रहा था। उसके बाद है जी हमारे पास बुलेट्स होते हैं लाइक दैट। नीचे आए अगर हम, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स थे एमएस वर्ड के, जिनको हमने एक्सप्लेन करना था। इनका थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो इनको हमने एक्सप्लेन करना था, ये हम पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स की फॉर्म इनको लेके आने के लिए ये हम बुलेट्स यूज करते हैं। ये देखो ये इनके पॉइंट्स बन जाएंगे, ये डिजाइन लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये डिजाइन लग जाएगा। फायदा ये होगा कि जब आपने पेपर बना के पीडीएफ में अपलोड करना है, तो आप इधर से आप अपना पेपर भी बना सकते हैं, या आप असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से फिर इन पॉइंट्स की जगह आप नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ये नंबर यूज़ कर सकते हैं, ये नंबर के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, ये ABC, ये रोमन, आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पे नन आ रहा है, नन कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बुलेट्स अगर लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स लगा लें, अगर बुलेट्स ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नन कर दें तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जी आ रही है आवाज़, बताएं क्या क्वेश्चन है। मनान ने रिक्वेस्ट की हुई है, वेयर इज मनान, मनान की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई इधर। अच्छा ये आई है, ठीक है, ऐड कर लिया उसको। अच्छा ये हम पैराग्राफ का टैब पढ़ रहे थे। पैराग्राफ के टैब में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ से फिर है आपकी जो लिस्टिंग होती है वो आपकी कुछ होती है हेडिंग्स, कुछ होती है सब हेडिंग्स। फॉर एग्जांपल ये आपका एमएस ऑफिस है, ये आपका मेन है सॉफ्टवेयर, इसको हम ये बुलेट दे देते हैं। और ये जो होंगे आपके ये इसके पॉइंट्स हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसकी सब हेडिंग बन जाएंगी। इसको हम कोई और बुलेट्स दे देते हैं, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के ये बुलेट सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, माउस के साथ इसको हम आगे कर लेंगे तो ये इसकी सब हेडिंग बन जाएगी। ठीक हो गया। यही सब हेडिंग इधर भी है कि एक है उसका दूसरा उसकी सब हेडिंग है, अगेन सब हेडिंग, अगेन सब हेडिंग। तो मजीद इसकी अगर आपने सब हेडिंग बनानी है तो इसको भी आप चेक करें, इसका डिज़ाइन कोई और लगा दें और ये इसकी मजीद सब हेडिंग बन जाएगी, इसकी अगेन इसकी सब हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, ये सब हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ सेशन में आपको कुछ चीज़ें और नजर आएंगी, ये इंडेंट्स हैं, डिक्रीज और इंक्रीज, और ये लाइन स्पेसिंग है। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये लाइन स्पेसिंग है कि लाइन को कितना आपने खुला करना है। ये लाइंस खुली हो जाएंगी, लाइन स्पेस 3 करेंगे तो 3। ये मोस्टली जो हमारी लाइन स्पेसिंग चलती है वो डिफ़ॉल्ट 1.15 ही चलती है, 1.15 1.15 मतलब। उसके बाद ये इंडेंट्स हैं, ये आपके लेफ्ट पे जगह छोड़ने के लिए, राइट पे जगह छोड़ने के लिए, ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले आएगा। उसके बाद ये है बैक कलर शेडिंग। आपने इस पैराग्राफ के ऊपर कोई शेडिंग लगानी है, कोई इसका बैक कलर लगाना है, तो यहाँ से आप बैक कलर लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, बैक बैक के ऊपर इसका कलर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला टैब था जिसको हम बोलते हैं होम टैब। उसके बाद आ जाता है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप टेबल बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप्स को ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट, स्क्रीन शॉट्स, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट्स और फिर हेडर एंड फुटर। सो हेयर हम देखेंगे कि हम टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल हम बाद में करेंगे। अभी आप लोगों को जस्ट कंटेंट कवर करवा रहा हूँ। ये टेबल है, टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, ये 4 रो है। ठीक हो गया। ये उसके साथ आ रहा है 1 क्रॉस 1, ये उसके साथ कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ से अगर आपने 3 क्रॉस 3 का टेबल लेना है तो 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, 4 कॉलम्स एंड 4 रोज। जितने भी आप कॉलम या रोज बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं यहाँ से, जो भी आप बनाना चाहो। फिर ये टेबल बन गया, इस टेबल के अंदर आप लिख सकते हैं, इस टेबल के लिख सकते हैं। इसके बाद ये रोज जो है इनकी आप ऐसे अलाइनमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं, सेल्स जो है इनको खुला और तंग भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसे आप कर सकते हैं। टेबल के हर सेल को आप लंबा चौड़ा कर सकते हैं, और हर सेल के अंदर आप लिख भी सकते हैं, और हर सेल के अंदर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और ये साथ इसके डिज़ाइनिंग आ रही है कि टेबल को आपने डिज़ाइन कौन सा देना है, यहाँ से ये सारी की सारी इसकी डिज़ाइनिंग आ रही है। जो भी आपने टेबल का डिज़ाइन लगाना हो आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल जी करेंगे तो ये डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद होम पे आप आ जाएं। होम पे आप जाके इनकी मजीद फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसको अंदर जो भी आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी रोल नंबर, नेम एंड द क्लास। ये हमने टेबल बनाया, उसमें रोल नंबर 1 आ गया। उसके बाद रोल नंबर 1 में जो भी आया और उसकी क्लास जो भी थी एडीपी। इसी तरह रोल नंबर 2 आया, उसमें हमने टेबल में लिखा उसका नाम हसन था या जो भी था, वो भी एडीपी या जो भी। अब हम इनको भी डिजाइनिंग इसकी अलग से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर कोई लगा सकते हैं, इसकी शेडिंग दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग जो आप करते थे वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये इसकी शेडिंग आप कर लें, ये जो भी आप शेडिंग करना चाहें, इट्स अप टू यू। जैसा भी आप काम करना चाहें इस पे आप कर सकते हैं। फिर इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर में। ये है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल को यहाँ से भी आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं पकड़ के। इट्स अप टू यू कि आपने टेबल का साइज कैसे करना है। अगर रोज आपने मजीद ऐड करनी है तो यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाहर टेबल के पास क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो नई रो ऐड हो जाएगी। या फिर यहीं से आप टैब प्रेस करते जाएंगे तो टैब से नई रो ऐड होती जाएंगी। ये टैब से आपकी नई रो ऐड हो रही है। ठीक हो गया, समझ आ गया कि टेबल हमने कैसे इंसर्ट करना है। बच्चों कुछ बता दो कि यहाँ तक समझ आ गई है कि टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। जी जी जी। आप क्या, ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है और ये वीडियो देख के आप लोग खुद साथ साथ परफॉर्म कर लीजिएगा। उसके बाद है हमने इंसर्ट टैब में जाके हमने देखना है कि हेडर और फुटर क्या होता है। ये पिक्चर्स आपने कैसे ऐड करनी है वो भी बताऊंगा। ये अगेन आपका 40 मिनट्स का जो सेशन था उसको खत्म होने में 10 मिनट रह गया। तो आज आपकी क्लास काफ़ी जो है वो बड़ी हो गई है। तो अब पिक्चर्स यहाँ से अगर आप लगाना चाहें तो ये पिक्चर्स आप कोई भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं, और जिस जगह आपने पिक्चर लगानी हो वहाँ पे आप क्लिक करें जाके। इस सेल के अंदर पिक्चर लगानी है तो सेल के अंदर क्लिक करें, टेबल के बाहर पिक्चर लगानी है तो बाहर क्लिक करें। यहाँ से आप पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर आपने जो भी लगानी है उसको आप, अगर आपने डाउनलोड्स में कोई पिक्चर्स वगैरह रखी हुई हैं तो आप वहाँ से पिक्चर उठा के लगा सकते हैं लाइक दैट। ये पिक्चर आपकी ऐड होगी। कंट्रोल जी करते हैं, वापस जाते हैं। सो इंसर्ट में जाएंगे आप। हेडर और फुटर क्या होता है, पेज के टॉप के ऊपर अपीयर होने वाला सेम टेक्स्ट और ऑटोमेटिकली अपीयर होने वाला सेम टेक्स्ट हेडर कहलाता है। आवाज आ रही है सबको? चले टेबल तक कर लिया आप लोग। टेबल के बाद बाकी टेबल से आगे बाकी फिर समझा दूंगा, नो इशू। वैसे ये हेडर और फुटर बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये पढ़ लेते हैं आप लोग। ये एक लास्ट चीज पढ़ ले, परफॉर्म करना है आप लोग इजीली कर लीजिएगा। आप लोगों के पास अच्छा, ठीक है फिर यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं।